हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आई एम सी एस दिशा लोहाना और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अपना जो पार्ट सी है अपने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग उसका फर्स्ट चैप्टर। सो पार्ट सी का जो अपना फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। अब देखो ये जो वर्ड है ऐसे तो आपने इंटर में भी जो हम ऑडिट का सब्जेक्ट देखते हैं वहां पर भी हमने पढ़ा है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। सो उसी को ही यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा एलैबोरेट करके दे रखा है आपके फाइनल के सिलेबस में। अगर हम बात करें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो देखो यहाँ पे जो मेजरली है वो दो वर्ड्स है। पहला आपका वर्ड क्या है? इंटरनल। सेकेंड है आपका कंट्रोल। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंट्रोल क्या होते हैं। आप खुद सोचो, आप अपनी लाइफ में क्या कुछ कंट्रोल लगाते हो या नहीं लगाते हो? ऑब्वियस सी बात है, हमें अपने डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे कंट्रोल्स लगाने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है। आप सोचो हम अपनी लाइफ में क्या क्या कंट्रोल्स लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर अपने घर के बाहर जाते हैं, मतलब मान लो सारे आपके फैमिली मेंबर्स हैं और वो सबके सब लोग घर से बाहर गए, कोई भी घर पे नहीं है, तो आप मुझे बताओ कि आप घर को ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे? नहीं, हम सारी लाइट्स बंद करके घर पे लॉक लगा के जाते हैं। तो वो घर पे लॉक लगाने वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि हमने कंट्रोल लगाया है ना, कि भाई जो चोर वोर हैं वो नहीं आ पाए। लॉक लगा हुआ है, वैसे आजकल के टाइम पे तो चोर वोर भी बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी एक तरीके से तसल्ली, मन की तसल्ली के लिए हम लोग लॉक लगाते हैं। तो वो हमारी साइड से क्या है, हमने कंट्रोल लगाया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोग शॉपिंग मॉल्स में जाते हो, है ना? तो जैसे आजकल तो अभी काफी सेल्स वगैरह, जैसे ज़ारा में देख लो, आप वेस्ट साइड में देख लो, इतनी सेल्स लग रही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, वहां पे अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है। हर जगह पे अलग अलग लिखा होता है। जैसे ये एक सेगमेंट है, ये 1499 का है। सेकेंड आपका कोई सेगमेंट है वो 2499 का है। ऐसे अलग अलग तरीके से अलग अलग प्राइसिंग के अकॉर्डिंग, रेंज के अकॉर्डिंग आपके आइटम्स जो होते हैं वो वहां पे डिस्प्ले हो रखे हैं। मान लो आपने कोई एक जो है पीस लिया, लेट्स से आपने जो लिया वो 2000 की रेंज का था। आपने वो उस वाले सेगमेंट से निकाल के ऐसे सेगमेंट में डाल दिया उसको जाके जो 799 वाला है। मतलब आपने 2000 वाली शेल्फ से निकाल के उसको कहाँ पे लगा दिया? 799 वाली शेल्फ में लगा दिया। और आपने वहां पे टैग वगैरह जो है वो सब हटा दिए। अब एक बात बताओ, वहां पे आपने काम करा, फिर आप सेल्स पर्सन के सामने उसको कहाँ से निकालते हो? वो 799 वाले सेगमेंट से निकालते हो कि भाई देख मैंने इसको 799 रुपीज वाले सेगमेंट से निकाला। उसके बाद हमने जाके क्या किया, उसकी बिलिंग काउंटर पे बिलिंग कराने गए। अब आप मुझे बताओ कि आपने वहां पे 799 के सेगमेंट से निकाला, लेकिन क्या बिलिंग के टाइम पे आप उसके 799 पे करके उसको परचेज करके आ सकते हो? ऑब्वियसली नॉट। क्योंकि उनके सिस्टम में क्या उनको पता नहीं चलेगा जब वो स्कैन करेंगे कि यार ये जो है वो 1999 का है, इसको 799 में आपने रख दिया, किसी ने भी रख दिया गलती से, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप उसको 799 में लेके आ जाओगे। ये भी एक टाइप का क्या है, ये भी एक टाइप का कंट्रोल है। ऐसे करके हमारे लाइफ में कितने सारे हमें कंट्रोल्स लगाने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, आप लोग कोचिंग्स वगैरह जाते हो, आप स्कूल गए होगे, कॉलेजेस गए होगे, क्या वहां पे आपका एक टाइम था? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका टाइम 7 बजे का है या 8 बजे का है तो आप क्या अपने मन मर्जी से ऐसे कर सकते हो, मेरी नींद तो 10 बजे खुलेगी तो मैं 11 बजे पहुंच जाऊं? कॉलेजेस में अलग बात होती है, बट क्या आप स्कूल में ये कर सकते हो? नहीं। अगर टाइमिंग 8 बजे का है तो आपको शार्प 8 बजे पहुंचना ही है, वरना आप नहीं जा सकते हो अंदर। अटेंडेंस वहां पे होना कंपलसरी है तो आपकी अटेंडेंस होगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम स्कूल्स वगैरह में और भी क्या देखते थे? जैसे आपको याद होगा स्कूल्स में क्या होता है, जैसे गर्ल्स होती है तो गर्ल्स के लिए क्या बनाई होती है, मतलब उनको 2 चोटियां बनानी होती है, ब्रेड्स वगैरह करनी होती है ना, तो ये सब चीजें, नेल्स उनको छोटे रखने होते हैं। ये बहुत सारी चीजें होती है, तो ये सब भी उनका क्या है? कंट्रोल। भाई डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो हमें इस तरीके से कंट्रोल्स लगाने होते हैं। ठीक है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में आप अपने आसपास देखोगे तो आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। अगर हमें अपने आप को सेफ रखना है या सब चीजें हम चाहते हैं सही तरीके से हो, बेसिकली कोई भी गलत चीज ना हो सके, है ना, कोई आपके साथ कुछ गलत ना कर पाए, हम उसका एक प्रिकॉशन लेते हैं और उसकी वजह से हम कंट्रोल लगाते हैं। इवन आप खुद के ऊपर भी कंट्रोल लगाते हो। आपको पता है एग्जाम आ रहे हैं, अब आप अपने फोन का जो है यूज वो कंट्रोल करोगे ना। कुछ लोग नहीं करते हैं, पूरा पूरा दिन में फोन पे बैठे रहते हैं, बट हमें करना चाहिए कंट्रोल कि नहीं, हमें सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप इतनी इतनी देर तक चलाना है, या कुछ कुछ लोग डीएक्टिवेट कर देते हैं। वो भी एक टाइप का कंट्रोल है।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स होते हैं जो कि हम अपनी लाइफ पे लगाते हैं एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। सो अब यहाँ पर हम ऑब्वियसली बात है अपने लाइफ के कंट्रोल्स तो नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कंपनी क्या कंट्रोल लगा रही है इंटरनल लेवल पे। ठीक है, कंपनी इंटरनल लेवल पे क्या कंट्रोल लगा रही है वो इंटरनल कंट्रोल है ना। जैसे हमने ऑडिट की बात की थी अभी इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस में, तो हमने क्या पढ़ा, ऑडिटर एक्सटर्नल है ना। तो ऑडिटर बाहर का पर्सन है, वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, तो वो एक्सटर्नल में आ जाएगा। बट हम यहाँ पे जो कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं वो कंट्रोल्स कौन से कंट्रोल्स होंगे, वो इंटरनल कंट्रोल होंगे। सो इंटरनल लेवल पे जो भी हम कंट्रोल लगाएंगे उसे हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। एंड बीइंग एन ऑडिटर उसकी ड्यूटी बनती है कि जितने भी कंट्रोल्स कंपनी ने लगाए हैं वो उन सारे कंट्रोल्स को चेक करेगा। ठीक है, सो ऑडिटर की वन ऑफ द ड्यूटी है कि वो क्या एग्जामिन करेगा कि क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक कंपनी में है, और अगर वो है तो क्या वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ऑपरेट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो, क्योंकि तुम सोचो, अगर कंट्रोल लगाए हुए हैं, जैसे अभी अपन ने शॉपिंग मॉल का एग्जाम्पल लिया, तो अगर वहां पे कंट्रोल्स वगैरह नहीं होते तो आप वो सामान ले जाते, सो मॉल वालों का तो नुकसान हो जाता। सो एब्सोल्युटली वैसे ही अगर एक कंपनी जितने ज्यादा कंट्रोल लगाएगा उतने ही फ्रॉड्स एंड एरर्स के चांसेस कम हो जाएंगे। सो ऑडिटर के लिए तो अच्छा है ना कि भाई जितनी अच्छी कंपनी उतने अच्छे उसके कंट्रोल्स है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो ये चेक करे कि क्या कंपनी में अच्छे खासे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ऑपरेटिंग या नहीं। ठीक है, सो वो कैसे करेगा, क्या सब कुछ है, वो अभी हम आगे इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ही इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि पहले तो हमने बेसिक तो एक इंट्रोडक्शन ले लिया, बट क्या प्रॉपर मीनिंग है आईसीएस का, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, वो सारी की सारी चीजें, ऑडिटर का क्या रोल है, वो सब कुछ हमें इस चैप्टर में देखना है। चलो तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल एक सिस्टम है, ऑब्वियस सी बात है, नेम में ही आ रहा है एक सिस्टम है। देखो, सिस्टम का मतलब ये है, पहली बात तो ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। सो आपको ये याद रखना है कि एक सिस्टम है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। दैट मीन्स ये कैसा प्रोसेस है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है हमने आज कंट्रोल लगाया इसके बाद हम अब पूरे साल कंट्रोल नहीं लगाएंगे फिर नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में लगाएंगे, नो, ऐसा नहीं होता। अगर आप इंटरनल कंट्रोल लगा रहे हो तो वो एक प्रोसेस है, आपने आज लगाया तो उसको कंटिन्यू लगाओ, ठीक है, मेंटेन करो, तब जाके उसके रिजल्ट्स आएंगे। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो ऐसे नहीं है ना कि आपने बस डे वन पे कर लिया या स्टार्टिंग के 1 मंथ कर लिया, पूरे साल मजे कर रहे हो तो आप पास थोड़ी हो जाओगे। तो वही चीज है, तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोला कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि डिजाइंड है, डिजाइंड कह लो या फॉर्मुलेटेड कह लो, बनाया हुआ। सेकंड है अपना इम्प्लीमेंटेड, बनाने से काम नहीं होगा, आपको कंट्रोल बनाने हैं तो इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली टू गेट गुड रिजल्ट्स। एंड तीसरा क्या है, मेंटेन, आपको उनको मेंटेन, जैसे अभी हमने बात की कि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपने आज लगा लिया कल लगा लिया परसों नहीं लगाया, सो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, आपको मेंटेन करना है थ्रू आउट। ठीक है, सो ये तीन अपने कीवर्ड्स हो गए, डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड। अच्छा, अब ये काम करता कौन है, बाय मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। देखो, ये जो काम है ये काम कंपनी के जो टॉप मोस्ट लोग होते हैं, टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, कंट्रोल बनाने का काम उनका होता है और उसको इम्प्लीमेंट। एक बात बताओ, कोई नॉर्मल एम्प्लॉय है वो थोड़ी जाके किसी बड़ी सी कंपनी में बोलेगा मैं कंट्रोल बना रहा हूँ, कंट्रोल बनाने का काम टॉप लेवल लोगों का ही है, वो बनाएंगे और उनके थ्रू, मतलब वो बोलेंगे ऑर्डर्स देंगे तो ही बाकी लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। सो डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड जो है वो दोनों में मेजर रोल किसका रहेगा, मैनेजमेंट। एंड टीसीडब्ल्यूजी होता है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का क्या मतलब है, देखो, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस यहाँ पे है ऐसे लोग जिनको ड्यूटी दी गई है कि भाई तुम कंपनी की गवर्नेंस का ध्यान रखो। अब कंपनी की गवर्नेंस का ध्यान रखो, इसका क्या मतलब है, गवर्नेंस का मतलब होता है कंपनी में आप क्या लगाओगे, बहुत सारे पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, सिस्टम, रूल्स, रेगुलेशन,
जिससे कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं टुवर्ड्स इट्स स्टेक होल्डर्स, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से अचीव हो जाए। ठीक है, हम लॉ पढ़ेंगे। लॉ में अपना एक चैप्टर आता है, एंटायर चैप्टर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। वहां पर हमारे इन डेप्थ आता है। अभी आप बेसिक समझ लो कि जिनको कंपनी का मतलब हम कह सकते हैं एक जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए जो भी उनकी ड्यूटीज वगैरह हैं बड़े बड़े लोगों की, जैसे ऑडिट कमेटी वगैरह हो गए या कोई सीनियर मैनेजमेंट के लोग हो गए, उनको अपनी ड्यूटी दे दी कि भाई तुम्हें ये काम संभालना है कंपनी के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग हाईलाइट कर लेना, रीजनेबल अश्योरेंस। हमें ये चीज याद रखनी है कि जब भी हम कंट्रोल लगा रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमें एब्सोल्यूट अश्योरेंस। देखो, दो वर्ड्स है, पहला वर्ड है एब्सोल्यूट अश्योरेंस, सेकेंड वर्ड है रीजनेबल अश्योरेंस। एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100% अश्योरेंस। 100% अश्योरेंस का क्या मतलब है कि आपने कंट्रोल लगा दिए, इसका मतलब अब 100% श्योर हो जाओ फ्रॉड्स भी नहीं है, एरर्स भी नहीं है। आप बताओ क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि आप अपने घर पे हो और अब बाहर जाओगे सब लोग तो लॉक लगा के जाओगे। अब क्या गारंटी है कि आपने लॉक लगाया तो चोर नहीं आएगा? चोरी तो हो ही सकती है ना। यानी आपने कंट्रोल लगा के रिस्क को मिनिमाइज किया। ठीक है, एक रीजनेबल आप श्योरिटी में आ गए कि अच्छा ठीक है, अब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कंट्रोल लगाया है तो अपना फ्रॉड्स एंड एरर्स मिनिमाइज हो सकते हैं। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो एलिमिनेट हो जाएंगे, हमें 100% श्योरिटी मिल जाएगी कि अब तो कुछ भी गलत नहीं होगा? वो चीज पॉसिबल है नहीं। इसीलिए याद रखना, चाहे हम ऑडिट की बात करेंगे चाहे हम आईसीएस की बात करेंगे, दोनों ही हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? रीजनेबल अश्योरेंस एंड नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे कि आईसीएस हमें रीजनेबल अश्योरेंस क्यों देता है, ड्यू टू इट्स लिमिटेशंस। आईसीएस की कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, अभी हम वो आगे पढ़ेंगे, अभी टॉपिक नहीं आ रहा, थोड़ा आगे आएगा वो टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो वो लिमिटेशंस है, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आईसीएस से हमें एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं मिलेगा, रीजनेबल मिलेगा। मतलब कुछ ना कुछ फ्रॉड्स, कुछ ना कुछ एरर्स अभी भी रह ही जाएंगे, भले ही आपने कंट्रोल सिस्टम लगाया है। चलो, नेक्स्ट आ जाओ। टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस विद रिगार्ड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हम कंट्रोल क्यों लगा रहे हैं? ताकि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएं। अब आप देखो हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सबसे पहले, सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स। जो भी हमारी कंपनी में असेट्स हैं, हम चाहते हैं कि हमारे सारे असेट्स सेफ गार्ड रहे। सेफ गार्ड रहे यानी कि कोई भी उनका गलत तरीके से यूज नहीं कर पाए, बेसिकली मिस यूज ना हो, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। जैसे हमने स्टॉक रखा है तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास में अथॉरिटी नहीं है ना, अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब क्या है? जिस पर्सन के पास पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, स्टिल वो पर्सन जाके वो स्टॉक को एक्सेस कर रहा है, अपने घर पे ले गया, जैसे स्टेशनरी हो गया या कोई छोटा मोटा स्टॉक हो गया। सो वो गलत है। पर हमने कंट्रोल लगाए हुए हैं, मतलब हमने मान लो फिंगरप्रिंट या रेटिना स्कैन कर दिया कि भाई ये स्टोर रूम जो है या ये जो अपना इन्वेंट्री रूम है, इसमें ओनली वही पर्सन जाएंगे जिनका हमने वहां पे फिंगरप्रिंट लगा रखा है। वो हमने कंट्रोल लगाया। सेकेंड बोला रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो, हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी होती है, ऑब्वियस सी बात है। जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको आपको रिपोर्ट करना होता है। तो अब ऐसे क्या आप किसी भी फॉर्मेट पे रिपोर्ट कर दोगे? जैसा आपका मन कर रहा है क्या आप वैसा रिपोर्ट कर दोगे? नहीं, प्रॉपर फॉर्मेट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो जो आपके प्रॉपर फॉर्मेट्स हैं, जिस चीज की रिपोर्टिंग जिस तरीके से होनी चाहिए वैसे ही होगी। तो हम कंट्रोल लगा के ये इंश्योर करेंगे कि जो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें रिपोर्ट करने हैं वो रिलायबल है, और जैसे रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते ही हम उसको रिपोर्ट करेंगे। तीसरा देखो, आप इसको ना रट लो, रटना तो क्या है, बहुत ईजी है, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस। इस पूरे सब्जेक्ट में, ठीक है, स्पेशली पार्ट सी में, आपको कहीं पर भी कोई भी टॉपिक आ जाए, तुम देखना 90% टॉपिक में तुम एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस लिख के आ सकते हो। तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इंश्योर करना, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, नीड, ये सब जो अपने टॉपिक्स आते हैं ना, तो उसमें हम ये डाल देते हैं, इफेक्टिवनेस एंड आपका एफिशिएंसी। अब यहाँ पे किसका डे टू डे ऑपरेशन सही तरीके से काम कर रहे हैं, कंट्रोल होंगे तो सही से काम होगा, कंट्रोल नहीं है तो सही से काम नहीं हो पाएगा। लास्ट, कंप्लायंस विद रूल्स एंड रेगुलेशन।
जो भी आपके रूल्स हैं, जो भी आपकी रेगुलेशंस हैं आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है वो माननी पड़ेंगी। ऑब्वियस है, नहीं मानोगे पेनल्टी आ जाएगी। सो इसीलिए जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो सही से माने या नहीं माने। जैसे हम कंप्लायंस चार्ट बनाते हैं, कंट्रोल के फॉर्म में हम कंप्लायंस चार्ट बनाते हैं। कंप्लायंस चार्ट में क्या होता है, किस डेट पे क्या कंप्लायंस करनी है, किस पर्सन को क्या काम करना है, वो सब कुछ आपका एक चार्ट फॉर्मेट में पहले से हमें प्रिपेयर्ड रहता है। तो जिससे पता है मुझे इस डेट पे ये काम करना है, मुझे ये काम करके इस बंदे को रिपोर्ट करना है। सो एवरीथिंग इज प्री प्लान। सो आपका ड्यू डेट पे आपको, जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आ जाती है, हम वेट करते हैं लास्ट डेट पे ही करवाएंगे, ठीक है, वो तो हमें एक्सटेंशन मिल जाता है। बट फिर लास्ट डेट पे कभी साइट नहीं चल रही, कभी कुछ नहीं हो रहा, तो हम वो लेट लतीफ वाला काम करते हैं। ठीक है, तो वही वाली बात है, कंपनी की भी लास्ट ड्यू डेट्स आ जाती है कि इस ड्यू डेट तक आपको ये वाला फॉर्म फाइलिंग करना था, नहीं किया पेनल्टी आएगी। एक्सटेंशन मिल गया तो वेल एंड गुड, पर अगर मान लो तब भी नहीं हुआ तो पेनल्टी आएगी। तो हमें उस तक जाना ही क्यों है कि हम लास्ट डेट तक कोई काम छोड़ें, पहले ही कर लो। सो ये सब चीजें कैसे होंगी, कंट्रोल्स से, ठीक है। सो ये तो थी अपनी पूरी की पूरी डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ट्राई करना कि ये डेफिनेशन आपको एज इट इज याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये सेम लैंग्वेज में लिख के आते हो तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा जो देखो बाकी जितनी भी सारी चीजें हैं, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप मॉड्यूल की लैंग्वेज कॉपी पेस्ट करके आओ, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आप लर्न कर लो। तो जैसे डेफिनेशन है ये आप ट्राई करना कि आप सेम वर्ड्स में लिख लो। चलो, अब हमने इस डेफिनेशन में 4 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स के अलावा भी कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं आईसीएस के, बेसिक हैं। देखो क्या है, सबसे पहले क्या बोला है आपका, डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड एरर्स। ये तो हम स्टार्टिंग से बात करते ही आ रहे हैं। अगर आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाते हो तो आपके जो भी फ्रॉड्स है, जो भी एरर्स है, पहली बात तो आपको पता चल जाएंगे कि अच्छा हमारे ये फ्रॉड्स है, ये एरर्स है। दूसरी चीज, होने से पहले भी जैसे हमें ना इंटीमेशन हो जाता है कि अच्छा यहाँ पे ये कंट्रोल है तो ये बंदा ये काम जैसे करने वाला था, तो हमें पहले ही हिंट हो गई कि ये पर्सन गलत तरीके से काम करने वाला। जैसे अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया कि किसी का फिंगरप्रिंट है, अब मान लो जिसका फिंगरप्रिंट नहीं था, उसने अपना फिंगरप्रिंट लगाने का ट्राई करा 3-4 बार, मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट्स, तो हमें पता चल गया ना कि अच्छा ये बंदा, मतलब कोई भी XYZ पर्सन इस तरीके से ओपन करने का ट्राई करके गया, तो हम होने से पहले उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डिविजन ऑफ वर्क। देखो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या है, काम को डिवाइड करना। देखो क्योंकि अगर कोई पर्सन, अकेला पर्सन है, वो काम करेगा अगर, तो आप चलो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यहाँ पर हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिस टॉपिक का नाम है इंटरनल चेक। और इंटरनल चेक जो है वो कंपोनेंट है किसका, इंटरनल कंट्रोल का, मतलब इंटरनल कंट्रोल का ही एक पार्ट है। अब देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है ए, ठीक है। इसके बाद जो ये पर्सन है, इसको हमने क्या बोला है कि आपको जर्नल एंट्रीज भी प्रिपेयर करनी है। इसके बाद आपको ही जर्नल के बाद क्या बनाना है, लेजर बनाना है। और आपको ही इसके बाद क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस। और फाइनली आपको ही क्या बनाने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, P&L बैलेंस शीट। तो अब एक बात बताओ, पूरा का पूरा कंट्रोल एक्सेस इस अकेले पर्सन के पास है, सारा काम इसको करना है। तो अब क्या इसके लिए मैनिपुलेशन करना इजी हो गया कि नहीं हो गया, इसने एक ट्रांजैक्शन उड़ा दिया ना, उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया, अब जर्नल में नहीं है तो लेजर में भी नहीं किया। अब लेजर में बनाने वाला कौन है, खुद, तो क्या खुद खुद की गलती बताएगा, नहीं। तो वो ट्रांजैक्शन आगे कहाँ पे नहीं आया, ट्रायल बैलेंस में एंड देन फाइनेंशियल्स में, तो उसने वो ट्रांजैक्शन को गायब कर दिया। उसको पकड़ने वाला कोई है ही नहीं क्योंकि पूरा काम उसके अकेले के पास है। बट अब एग्जाम्पल को ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जर्नल बनाने का काम तो हमने किसको दिया, ए को। इसके बाद हमने लेजर का काम किसको दिया, बी को। नेक्स्ट हमने ट्रायल बैलेंस का काम किसको दिया, सी को। एंड देन फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए हमने डी को या ई को, जिसको भी दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ आप, जर्नल एंट्री कौन कर रहा है, ए ने मान लो कोई ट्रांजैक्शन स्किप किया। अब तुम देखो ए जब जर्नल बना रहा है तो ए का जो आउटपुट होगा,
ए का आउटपुट क्या हो गया, जर्नल, वो बी का ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, इनपुट। एक बंदे का आउटपुट सेकेंड पर्सन का क्या बन रहा है, इनपुट बन रहा है कि नहीं बन रहा। इसका मतलब जब बी लेजर बनाएगा तो बी लेजर बनाते टाइम क्या करेगा, ए की जर्नल को ही तो यूज करेगा, बिकॉज जर्नल को ही तो यूज करके हम क्या बनाते हैं, लेजर। सो अगर कोई जर्नल में मिस्टेक है तो कौन पकड़ लेगा, बी। ठीक है, उसके बाद आगे चलो, अब बी ने बनाया लेजर, अब बी का लेजर किसके काम आएगा, सी के, जब वो क्या प्रिपेयर करेगा, ट्रायल बैलेंस। तो हम कह सकते हैं अब जो लेजर है वो क्या बन गई, आउटपुट, और वो सी के लिए क्या बन गया, इनपुट। एंड सिमिलरली सी का जो आउटपुट है वो डी के लिए क्या बन गया, इनपुट। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, आपने क्या लगाया यहाँ पे, इंटरनल चेक। इंटरनल चेक इसका मतलब आपने यहाँ पर क्या काम करा, आपने यहाँ पर एक तो करा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, या फिर आप इसको कह सकते हो डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, इस तरीके से आपने काम को डिवाइड किया कि आउटपुट ऑफ वन क्या बन रहा है, इनपुट ऑफ अनदर, इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, किसी एक बंदे को, अकेले पर्सन को क्या आपने पूरा वर्क फ्लो दिया, नहीं। तो क्या वो हम कह सकते हैं सिचुएशन में फ्रॉड कर पाएगा। अब आप एक बात बताओ, क्या फ्रॉड हो ही नहीं सकता, हो सकता है, अगर ये सब लोग मिल गए तो, सब लोग मिल गए तो फ्रॉड हो सकता है ना, बट चांसेस तो कम है। हमने कंट्रोल लगाया, तभी तो हमने बात की थी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं है, क्योंकि फ्रॉड होने के चांसेस तो है, बट फिर भी हमने कंट्रोल तो किया, इसीलिए रीजनेबल अश्योरेंस है। सो ये जो पूरा सिस्टम है, जो हम एक का काम जो है वो दूसरा पर्सन चेक कर रहा है वाइल परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। और एक और चीज याद रखना, सेकंड पर्सन जो आपका काम चेक कर रहा है, क्या वो अलग से बैठ के काम चेक कर रहा है, नहीं, वो अपने काम के ड्यूरेशन में ही चेक कर रहा है। बी का काम है बनाना लेजर, अब वो बी अपना काम करते हुए तो एक का काम चेक कर रहा है, अलग से थोड़ी बैठ के एक का काम चेक कर रहा है। सो ऐसे जो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल चेक। इंटरनल चेक एक पार्ट है इंटरनल कंट्रोल का। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे देखा। तो अब ये हमने यहाँ पे इसीलिए देखा क्योंकि बेसिकली यहाँ पे अपना जो एक ऑब्जेक्टिव आया था डिवीजन ऑफ वर्क, उसको समझाना था। बाकी इंटरनल चेक का टॉपिक अपना थोड़ा सा आगे भी आएगा। देखो अब क्या बोला, डिवीजन ऑफ वर्क, नो सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर वर्क फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। कोई भी अकेला पर्सन पूरे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा क्या, नहीं माना जाएगा। आप काम को डिवाइड कर दो, काम को डिवाइड करोगे, एक टाइप का कंट्रोल है। चलो नेक्स्ट, इंश्योर्स इंडिपेंडेंट चेकिंग एट ऑल द स्टेजेस, अभी हमने लिया। तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों इंटरनल चेक का एक एग्जाम्पल है, यानी हर एक स्टेप पे आपका काम चेक हो रहा है। जैसे जर्नल है, उसको कौन चेक कर रहा है, जो बंदा बनाएगा लेजर। देन लेजर को कौन चेक कर रहा है, जो बनाएगा ट्रायल बैलेंस। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं हर किसी का काम चेक हो रहा है। रिस्क रिड्यूस होगी, ठीक है, रिस्क आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट, ऑडिटर को भी बेनिफिट होंगे। एक बात बताओ, जैसे हम कोई एग्जाम्पल लें, जैसे ऑडिटर है, आप सोचो अगर वो एक ऐसी कंपनी में जा रहा है जिस कंपनी में कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, और एक वो ऐसी कंपनी में जा रहा है जहां पे कंट्रोल्स एकदम बेकार वाहियात, तो उसको कहाँ पर काम करने में लेस एफर्ट जाएगा, जहां पर कंट्रोल अच्छे हैं। ठीक है, जहां पर कंट्रोल, जैसे मान लो एक फैमिली है, उसमें एक कपल है, उसके दो बच्चे हैं। अब एक बात बताओ, एक भाई है वो पढ़ता अच्छे से, और एक है जो बिल्कुल नहीं पढ़ता, है ना, बिल्कुल ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनका खेलने में ध्यान है, बिल्कुल नहीं पढ़ाई करना। तो मम्मी का जो है वो ज्यादा, मतलब हम कह सकते हैं कि किस पे एफर्ट ज्यादा लगेगा, जो नहीं पढ़ता, क्योंकि उसको आपको जबरदस्ती मारपीट करके जैसे भी है पढ़ाने बिठाना पड़ेगा। फर्स्ट वाला खुद ही पढ़ रहा है। तो जो खुद ही अच्छा है, खुद के कंट्रोल्स अच्छे हैं, वहां पे जो एक्सटर्नल पर्सन आ रहा है उसका काम अपने आप कम हो जाएगा। तो ऑडिटर का काम अपने आप कम हो जाएगा ऐसी कंपनी में जहां पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे हैं। नेक्स्ट, एग्जामिन वेदर द ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड एज पर मैनेजमेंट्स ऑथराइजेशन और पॉलिसी। यानी कि जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप ये चेक करोगे कि वो ट्रांजैक्शन ऑथोराइज है कि नहीं। जैसे अभी अपन ने फर्स्ट एग्जांपल लिया,
अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन या अनऑथराइज्ड एक्सेस तो हमने किसी को नहीं दे दी, यानी जिस पर्सन को हमने अथॉरिटी दी है वही बंदा वो काम कर रहा है। ऐसा कोई पर्सन जिसके पास किसी काम को करने की पावर, अथॉरिटी ही नहीं है, क्या आप उस पर्सन को वो काम करने देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। तो वो हम कंट्रोल लगाकर मिनिमाइज कर सकते हैं कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस या कंट्रोल ना हो। नेक्स्ट, इंश्योरिंग, ये सेम पॉइंट है। असेट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और यूज। ठीक है, तो ये सारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए आपके आईसीएस के। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या फिर टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बेसिकली आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन दे रखा है कि इंटरनल कंट्रोल को हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो 4 पार्ट्स हैं। पहला देखो, फर्स्ट अपना क्या रहेगा? अकाउंटिंग और फाइनेंशियल। सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव। तीसरा है ऑपरेशनल। फोर्थ है कंप्लायंस। देखो, दो तो बहुत सिंपल है। एक, आपको फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल एरियाज, उसके ऊपर कंट्रोल लगाना होता है, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग कंट्रोल्स। एक नॉन फाइनेंशियल एरिया के ऊपर कंट्रोल लगाना होता है, ठीक है। एक डे टू डे ऑपरेशंस के ऊपर कंट्रोल लगाना होता है, और एक लॉ माना या नहीं माना उसके ऊपर कंट्रोल लगाना होता है। तो ये अपने 4 डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स आ जाएंगे। देखो, फर्स्ट हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग और फाइनेंशियल। देखो, कंट्रोल जो कि कौन से एस्पेक्ट्स के साथ डील करते हैं? फाइनेंशियल, फाइनेंस वाले जितने भी एरियाज, ठीक है। जैसे अपन एक बार ऊपर चलते हैं। देखो यहाँ पे जो हमने इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे डेफिनेशन में, सेफगार्डिंग असेट्स फाइनेंशियल है। मतलब यहाँ पे जो भी आप कंट्रोल लगाओगे वो कौन से एरिया पे लगाओगे? असेट फाइनेंशियल एरिया में आता है। तो असेट को सेफ्टी करने के लिए जो भी कंट्रोल लग रहा है, दैट इज फाइनेंशियल कंट्रोल। रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की रिपोर्टिंग है, उस पर कंट्रोल लगाना है, तो वो भी कौन सा आ जाएगा? आपका फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है। सो जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे आपके कंट्रोल है, प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स फाइनेंस वाले एस्पेक्ट्स में, सो ये सारे आपके कौन से आ जाएंगे? फाइनेंशियल कंट्रोल्स। सेकेंड हम लोग चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं ना, वो फाइनेंस के जो अलावा वाले एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे जिसमें परफॉर्मेंस, क्वालिटी, ये सब चीजें आ जाती है फाइनेंस से अलग। तो दे आर रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो भी हम डिसीजन मेकिंग, मतलब क्वालिटी, परफॉर्मेंस, वो सारी चीजें। जैसे एग्जांपल देखो, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, गिविंग डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स कॉन्टैक्टेड बाय सेल्समैन। ऐसे आपको यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं जो कस्टमर की डिटेल दे रहे हैं, वो कस्टमर जिनको किसने कांटेक्ट किया? सेल्समैन ने कांटेक्ट किया। अब आप बताओ, कोई फाइनेंशियल डेटा है यहाँ पे? नहीं, नेम्स ऑफ कस्टमर। सो हम कह सकते हैं नॉन फाइनेंशियल वाला जो डेटा है वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। परफॉर्मेंस रिव्यू है ना। अच्छा, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, आपने ना 12th क्लास में पढ़ा होगा। एक तो अपना हेनरी फेयोल आता है और एक एफडब्ल्यू टेलर आता है। टेलर के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वहां पर आपने ये सब पढ़ा होगा कि कौन सा काम कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, कितने टाइम काम करने के बाद आपको रेस्ट चाहिए, फटीग स्टडी, है ना। तो वो सब चीजें किसमें आ जाएंगी? आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में। तीसरा हम लोग चलते हैं ऑपरेशनल। सिंपल है, कंसर्न विद डे टू डे ऑपरेशंस, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी टेक्निक्स हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स जो आप लोग पढ़ते हो, आपने पढ़ रखी होंगी, जैसे बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये जो डे टू डे ऑपरेशंस वाली चीज है, इनके ऊपर जो भी हम कंट्रोल लगा रहे हैं वो कौन सा हो गया? ऑपरेशनल। एंड फोर्थ तो एकदम सिंपल है, लॉ एप्लीकेबल हो रही है, हम वो लॉ को मानते हैं या हम वो लॉ को नहीं मानते हैं, वो सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल लगाओगे, तो वो कौन सा आ जाएगा? कंप्लायंस। तो कंट्रोल्स दैट एम एट इंश्योरिंग ऑल द एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव बीन कंप्लाइड विद, ठीक है। सो ये हमारे 4 टाइप के हो गए। कौन से? अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल कह लो उसको, एडमिनिस्ट्रेटिव, इसके अलावा आपका ऑपरेशनल एंड कंप्लायंस। चलो, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या रहेगा? स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देखो, अब यहाँ पे ये बोला है कि कोई भी यूनिफॉर्म, आप एक बात बताओ, जब भी हम कंट्रोल वगैरह लगा रहे हैं तो कोई एक, हम ऐसा कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सब कंपनीज को एक ही टाइप के कंट्रोल लगाने हैं या एक ही स्ट्रक्चर होना चाहिए? नहीं, हर किसी का जो तरीका है, अप्रोच है, दैट कैन बी डिफरेंट। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज बोली है
कि कोई यूनिफॉर्म या आइडेंटिकल अप्रोच नहीं होती। हो सकता है आपने इस साल कंट्रोल्स किसी और तरीके से लगाए हैं, आपको लगता है नहीं ये हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा, सो यू कैन डेफिनेटली चेंज इट, है ना। जैसे अपने पढ़ने का पैटर्न होता है, कभी कभी हमें लगता है कि हम रात को पढ़ सकते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है ना कि आप डेली रात को ही पढ़ो। किसी दिन आपको रात को नींद आ रही है तो आप सुबह पढ़ सकते हो। कभी हम लिख कर पढ़ते हैं, कभी हम कैसे, मतलब अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं। सो यहाँ पर भी कोई एक आपका फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड, हम फिक्स्ड एक फॉर्मेट नहीं बोल सकते। ये वेरी करेगा, मतलब डिफरेंट होगा। कैसे? आपका बिजनेस जो है, अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग टाइप का आप काम करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपके कंट्रोल्स भी अलग अलग होंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड साइज ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगा, इंफ्रा पे डिपेंड करेगा कैसा है, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हैं। कहीं कहीं पे होता है कि लोग जो हैं इतने अच्छे से काम कर रहे हैं कि कंट्रोल लगाने का पैटर्न भी हम डिफरेंट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। कहीं कहीं पे लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो वहां पर हमें ऑटोमेटेड काम बढ़ाने पड़ते हैं। सो इट विल वेरी। चलो अब देखो क्या बोला यहाँ पे कि अगर हमें सक्सेसफुल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चाहिए, तो सक्सेसफुल आईसीएस के लिए आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। अब ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब आप देखना उसी को घुमा फिरा के वही सेम चीज बोल रहा है। सबसे पहले क्या बोला, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, अभी हम पढ़कर आए इंटरनल चेक। इंटरनल चेक में इसने यही कहा था कि आपको अपनी ड्यूटीज को क्या करना है, डिवाइड करना है, सेग्रीगेट करना है। सो क्या बोला, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, यानी कि आपका जो एक पूरा वर्क प्रोसेस है इस तरीके से होना चाहिए कि अलग अलग पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो। वो पूरा काम करने के लिए एक बंदे को मत लगा देना, क्योंकि हमने पढ़ा ऑब्वियस है इट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, एंड वी डोंट वांट दैट। इसीलिए हम सेग्रीगेशन करेंगे, इंटरनल चेक्स लगाएंगे, डिविजन ऑफ वर्क करेंगे। No person shall handle the complete transaction. No individual has exclusive control over any transaction. किसी भी एक बंदे के पास पूरा कंट्रोल किसी ट्रांजैक्शन का नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास पूरा कंट्रोल आ गया, सो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू मैनिपुलेट, तो आप वहां पे फ्रॉड कर पाओगे। नहीं आएगा कंट्रोल कब? आपके पास पूरे काम का ऑथोराइजेशन ही नहीं है, अलग अलग लोग इन्वॉल्व है, तो आपके पास कैसे कंट्रोल आएगा। तीसरा ये बोला है कि कौन कौन से फंक्शंस हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। जैसे देखो, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन, काम कर कोई और रहा है, काम करने की अथॉरिटी कोई और बंदा दे रहा है। फिजिकल कस्टडी ऑफ असेट्स, असेट्स रहेंगे किसी और के पास में। रिकॉर्ड्स कोई और मेंटेन कर रहा है, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन है पर एक ही ट्रांजैक्शन में पावर किसी के पास है, मतलब ऑथराइज कोई कर रहा है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कोई और कर रहा है, असेट अपने पास कोई और रख रहा है, एंड देन उसकी रिकॉर्डिंग कोई और कर रहा है। सो एक ही चीज के लिए हमने अलग अलग लोगों को रख लिया। सो अगर आप गलती करते हो तो आप बच नहीं पाओगे, जो सेकेंड पर्सन है उसको समझ में आ जाएगा दैट आपने कोई फ्रॉड किया, इवन एरर भी किया, जो भी है। नेक्स्ट अपना आता है रोटेशन ऑफ ड्यूटीज। देखो क्या बोला यहाँ पे कि अगर आप ड्यूटीज रोटेट, जैसे हमने एक ही बंदे को बोला कि आपका ये काम है, और तुम मानो उसको 20-25 साल से हमने उसको रिप्लेस ही नहीं किया, मतलब रिप्लेस एज इन कि वही काम हम उससे करवा रहे हैं, हमने किसी और बंदे को कभी भी वो सेम काम करने दिया ही नहीं जो वो कर रहा है। तो अगर 20 साल से कोई एक ही बंदा वो काम कर रहा है, तो पहली बात तो वो एक्सपर्ट हो जाएगा ना सिर्फ काम करने में, उसको ये भी पता है कि मुझे इस काम में फ्रॉड कैसे करना है, कि मैं सामने वाले से मतलब नजरों में नहीं आऊंगा उसकी फ्रॉड करने के बाद भी। सो यहाँ पे आप ड्यूटीज रोटेट करो, यानी किसी भी पर्सन को आप इस तरीके से जॉब मत दो कि हमेशा परमानेंट हो गया कि भाई वो काम आपका ही और कोई और वो काम ही नहीं कर सकता। नहीं, आप कुछ कुछ जैसे 1 साल 2 साल या बीच बीच में भी आप ड्यूटीज रोटेट करते रहो, कि कोई और बंदा आपकी पीसी पे आके बैठा, आपके लैपटॉप पे आके बैठा, तो उसको समझ में आ गया अच्छा ये तो इतने टाइम से ऐसे फ्रॉड कर रहा है। सो वो सारी चीजें आपको करनी है। Also ensures that a person does not develop vested interest by holding a post for very long time। यानी कि वही वाली बात हो जाती है, अगर हम किसी एक बंदे को बहुत टाइम तक एक काम देते हैं, तो कंपनी की भी इंटरडिपेंडेंस हो जाती है उसके ऊपर कि भाई इसके बिना तो हमारा वो काम ही नहीं हो सकता, फिर वो चला गया तो फिर जाके कंपनी बर्बाद है। सो हमें ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल अगर आप इतना ज्यादा डिपेंडेंट किसी पे हो जाओगे कि भाई एक काम यही कर सकता है, किसी और को आता ही नहीं है, तो आप उसका रिप्लेसमेंट जब तक ढूंढते हो तब तक बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे इंश्योर करनी है। चलो नेक्स्ट तो सिंपल है, कॉम्पिटेंस एंड इंटेग्रिटी ऑफ पीपल।
जो भी आप लोग रख रहे हो। अच्छा, आपने सुना होगा जैसे बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं, जैसे अगर आपने सुना हो वर्ल्ड लेवल पे एनरॉन स्कैम हुआ था। अच्छा, इंडिया में हम बात कर ले तो जो अपना सत्यम स्कैम हुआ था, आप उसके डेटा पढ़ना, आपको वहां पे दिखेगा कि ये जो कंपनीज है ना, ये जानबूझ के ऐसे एम्प्लॉयज हायर करती हैं जो बेवकूफ है। मतलब कंपनी का सीएफओ ऐसा था जिसके पास बिल्कुल अक्ल नहीं है कि वो सीएफओ तो कैसे बन गया, पता नहीं। तो अब अगर आपके पास नॉलेज और एक्सपर्टीज नहीं है बट स्टिल आपको वो जॉब मिली है, तो या तो आपका इंटेंशन क्या होगा कि भाई हम यहाँ पे ठीक है डेवलप करेंगे टैलेंट एंड वो सब चीजें, बट मेनली जो आपका इंटरेस्ट यहाँ पे क्या रहेगा कि ये तो डम्ब है, हम फ्रॉड करते जाएंगे, इससे पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा तो अपना मुंह ही नहीं खोलेगा, तो फ्रॉड चलता जाएगा। सो बड़ी बड़ी कंपनीज जहाँ पे फ्रॉड हो रहा है वहां पे एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है कि ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करो जिनके पास अक्ल नहीं है, मतलब जिनको समझ ही नहीं आया कि फ्रॉड हो रहा है। सो कंट्रोल आप ऐसे लगाओ कि आपके पास लोग कैसे हो, कॉम्पिटेंट इंटेग्रिटी वाले, ताकि अगर फ्रॉड हो रहा हो तो उनको समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ अथॉरिटी। देखो यहाँ पे क्या बोला कि अथॉरिटी, देखो किसी भी पर्सन को अगर आप जरूरत से ज्यादा पावर दोगे तो ऑब्वियस वो मिसयूज करेगा। तो पावर आपको किस तरीके से देनी है, नीड टू हैव, जिसको जब पावर देने की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तभी पावर दो। अननेसेसरी उसको पावर देके मतलब परमानेंट आपने उसको हमेशा के लिए अथॉरिटी दी थी, ऐसा मत करो, जब जरूरत है तब दो, नहीं तो चांसेस है कि वो उसको मिसयूज करेगा। There is no need for a person to have specific authority. He should not be granted it. मतलब अगर जरूरत नहीं है आपको उसको वो पावर देने की, नीड ही नहीं है, तो मत दो फिर। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, मतलब आंसरेबिलिटी। जिस पर्सन को आपने अगर अथॉरिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो आंसरेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करो, मतलब जवाबदारी। अगर आपने वो काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आंसर करो। नेक्स्ट, एडिक्वेट रिसोर्सेस, मिनिमम रिसोर्सेज नेसेसरी टू एनफोर्स कंट्रोल। देखो, अब आप मान लो कि आपको जो कंट्रोल लगाने हैं उसमें आपको एक स्पेसिफिक टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, स्पेसिफिक टाइप के लोग चाहिए, या फिर आपको मिनिमम इतने नंबर ऑफ पीपल चाहिए, पर आप लगा ही नहीं रहे, कॉस्ट कटिंग कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंट्रोल के लिए जो मिनिमम रिसोर्सेज चाहिए, वेदर फिजिकल और फाइनेंशियल और ह्यूमन, रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए कि मिनिमम इतने चाहिए तो इतने तो है। अगर उतने भी नहीं रखोगे तो देन कंट्रोल्स ऑब्वियस सी बात है कि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। चलो, नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप्स। देखो, जो पहले हमने पढ़ा था उसको आप स्कोप से पढ़ सकते हो। ये बेसिकली बता रहा है कि कंट्रोल का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैसे कैसे टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, पहला क्या है, प्रिवेंटिव। सेकेंड है डिटेक्टिव, करेक्टिव, एंड फोर्थ है इनपुट कंट्रोल्स। मेनली तीन है, देखो स्टार्टिंग वाले। देखो, प्रिवेंटिव आपका एक होता है प्रिवेंशन और एक होता है क्योर। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, उसको पता है कि अभी सर्दियां चल रही हैं, ठीक है, विंटर्स है। विंटर्स में अगर वो कुछ भी जैसे आइसक्रीम या कुछ भी ठंडी चीज खाता है तो उसको पता है कि उसको बीमार होना है। अब दो टाइप के लोग होते हैं। पहले लोग ऐसे होते हैं जो अवॉइड करेंगे कि नहीं, जब तक मार्च अप्रैल नहीं आ जाता तब तक, मतलब विंटर्स में नवंबर ऑनवर्ड्स हम लोग आइसक्रीम या जो भी ठंडी चीजें हैं वील अवॉइड इट। क्यों, प्रिवेंशन, दवाई नहीं खानी पड़े, बीमार नहीं होना पड़े, पहले ही मत करो वो काम। सेकेंड टाइप के लोग होते हैं, जो मेजोरिटी वैसे होते हैं कि नहीं, आइसक्रीम तो हमें खानी है या ठंड में ही खानी है, खाएंगे फिर नाक भरेगी, फिर मेडिसिन लेंगे, डॉक्टर के जाएंगे, ठीक है, तो मजा तो आया आइसक्रीम खा के। तो दो टाइप के लोग होते हैं। सो प्रिवेंटिव वाले कौन से हैं, जो चीज को होने से पहले ही रोक लेते हैं, पहले ही कंट्रोल लगा लेते हैं। और डिटेक्टिव, या हम कह सकते हैं यहाँ पे क्योर वाले, होने के बाद पता लगाओ क्या प्रॉब्लम हुई एंड देन उसकी दवाई खाओ। ठीक है, सो कंट्रोल भी दो टाइप के हो सकते हैं, प्रिवेंटिव फ्रॉड या एरर होने से पहले ही रोक देगा, ठीक है, एंड सेकेंड डिटेक्टिव, हो गया, अब होने के बाद फाइंड आउट कैसे किया जाए कि कैसे हुआ, एंड देन पनिशमेंट क्या दी जाए। ठीक है, तो प्रिवेंटिव में क्या हो गया कि प्रिवेंट फ्रॉड्स और एरर्स बिफोर अकरिंग, होने से पहले ही उसको रोक दिया जाए। ऐसे टाइप की कंट्रोल, जैसे हमने इंटरनल चेक लगाया, इंटरनल चेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंटिव कंट्रोल। आप इंटरनल चेक लगा रहे हो, ऐसे थोड़ी लगाया हमने कि पहले तुम एक ही पर्सन काम करो, फ्रॉड करो, फिर हम 10 बंदे लगाएंगे, हमने पहले ही लगा दिया। दैट इज प्रिवेंटिव। सेकेंड अपना आता है डिटेक्टिव।
डिटेक्टिव जो है वो डिटेक्ट करेगा आफ्टर हैपनिंग। प्रिवेंटिव में क्या था, बिफोर अकरिंग। डिटेक्टिव में क्या था, आफ्टर इट इज अकर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑडिट। ऑडिट हम जब भी करते हैं वो पूरे ट्रांजैक्शंस हो गए उसके बाद ऑडिटर आके चेक करता है। सो होने से पहले तो वो प्रिवेंट नहीं कर सकता, होने के बाद पता लगाएगा अच्छा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये फ्रॉड्स है, ये एरर्स है, तो वो किस में आ जाएगा, आपका डिटेक्टिव। तीसरा करेक्टिव। करेक्टिव में क्या बोला, टू करेक्ट एरर्स और इरेगुलरिटीज दैट हैव बीन डिटेक्टेड। अब हो गए डिटेक्ट, अब वैसे तो है कि रोते रहोगे, करेक्शन निकालो किस तरीके से हम आगे इन फ्यूचर उसको रोक सकते हैं, या अभी हुआ है तो अभी उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, तो करेक्टिव टाइप के कंट्रोल्स, ठीक है। एंड चौथा इनपुट कंट्रोल्स में क्या बोला, प्रोसीजर्स एंड सिस्टम टू इंश्योर। देखो ये वाले कंट्रोल बेसिक है, कोई भी चीज कंप्लीट तरीके से होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, गलती कुछ नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल एग्जिस्ट करने चाहिए। जैसे कोई ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो ही रिकॉर्ड करो, ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा तो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। एंड डेटा कैसा रहे, वैलिड। सो ये इनपुट कंट्रोल। सो अपने चार कौन कौन से हो गए, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव एंड इनपुट कंट्रोल्स। ओके एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस